अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को फोन किया। जी हां, आप किसी भी व्यक्ति से जब सवाल करेंगे कि अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या कर देते हैं, तो सबसे पहले बात ईरान से करनी चाहिए, दुख जताना चाहिए। हुजूर ने वो नहीं किया। दूसरी बात, जिन्होंने हमला किया उनसे बात करते तब भी बात समझ में आती। हुजूर ने वो भी नहीं किया। हमारे विश्व गुरु ने सबसे पहले फोन किया संयुक्त अरब अमीरात को और उनके राष्ट्रपति से बातचीत किया। आप प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, ईरान पर हमले के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में पहला ट्वीट करके यही बताया कि यूएई से बात हुई है। यही से सवाल पैदा होता है कि आखिर यूएई में हुजूर का ऐसा क्या अटका है जो प्रमुख भागीदारों को छोड़कर, प्रमुख पीड़ितों को छोड़कर हुजूर यूएई से सबसे पहले बात कर रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ही बात समझ में आने लगी कि कहीं इसके पीछे वही कारण तो नहीं है जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरी सदन में कहा था कि राजा की जान तोते में है और उसी तोते का बड़ा भाई यूएई में रहता है। राजा समेत तोता और देश भर के तमाम तोतों का अरबों खरबों रुपया उसी यूएई के दुबई में लगा हुआ है। ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो स्वतः सवाल पैदा होगा आपके खोपड़िया में कि क्या हुजूर को अपने सेठ की और अपनों के पैसों की ज्यादा चिंता है, सबसे ज्यादा है, देश से भी ज्यादा। क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने भी एक तगड़ा वाला लेख लिखकर हुजूर के 56 इंची छाती का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप सभी को सुनना बड़ा जरूरी है। एक चर्चा और भी बहुत तेजी से निकल पड़ी है और वो ये कि क्या दुनिया के दादा और तमाम विश्वगुरु टाइप के लोग किसी फाइल के चक्कर में नेतन्याहू के सामने लटकासन कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खुद अमेरिका से ही जोरदार आवाज निकल रही है और इजराइल के ही एक बड़े अधिकारी ने इस तरह की बातें कही। ये सारे ही मसले बड़े गंभीर हैं, एकदम टकटकी लगाकर सुनिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये देखिए किस तरीके से सोनिया गांधी ने 56 इंच का तगड़ा वाला पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता और अधिकारी यूएई पर हमले को लेकर टेंशनियाए काहे हैं, सब के सब भीतर से हिले हुए क्यों हैं और पाकिस्तान वाले तो बोल भी नहीं पा रहे। कैसे इनके जीवन भर की पूंजी शून्य की तरफ जा सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या और ईरान पर हमले के बाद भी भारत पूरी तरह से खामोश है। अब तक भारत के प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं फूटा है। इसे लेकर हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है, सवाल कर रहा है कि आखिर भारत के इतने पुराने मित्र देश ईरान के साथ इतना कुछ हो गया, लगातार हो रहा है और हमारे विश्वगुरु खामोश है, सन्नाटा है। मसला क्या है? सोनिया गांधी लिखती हैं कि एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या बहुत बड़ी घटना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका बहुत बड़ा असर होता है। मगर चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली पूरी तरह से खामोश है। भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। आप सबको पता है कि अमेरिका और इजराइल ने हमले की शुरुआत किया, मगर भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई पर ईरान के हमले की निंदा की है। वही सवाल जो हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था। भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहे कि क्या ईरान की सींग बड़ी थी, उसने जाकर यूएई पर हमला कर दिया। नहीं, हमले की शुरुआत इजराइल अमेरिका ने किया, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं। जब ईरान ने अमेरिका का साथ देने को लेकर यूएई पर हमला किया तो वो हुजूर को बुरा लग गया। सोनिया गांधी लिखती हैं कि किसी राष्ट्राध्यक्ष की टारगेटेड हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना है और किसी देश के संप्रभुता को चुनौती देने वाली घटना है। मगर भारत निष्पक्षता दिखाने से पीछे हटते हुए दिख रहा है, जो कि हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि इतने बड़े घटनाक्रम पर चुप्पी तटस्थता नहीं है। यानी भाजपा के लोग अगर ये कहना चाहते हैं कि हम तटस्थ हैं, न इधर के न उधर के, तो खामोशी तटस्थता नहीं होती है। जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है, उनकी निंदा करनी पड़ेगी। सोनिया गांधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 याद दिला रही हैं, जो कि किसी भी मुल्क की अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को रोकता है। इन्होंने सवाल किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इतनी बड़ी घटना पर खामोश कैसे रह सकता है। अपने लेख में इन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया इजरायली दौरे का भी जिक्र किया है। कहती हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के प्रति भारत का समर्थन जता रहे थे। इन्होंने इजराइल में हुए हमलों का जिक्र किया, मगर गजा में जो इजराइल ने हजारों महिलाओं बच्चों को मार दिया उस पर खामोश हो गए। सोचिए, गजा में 72,000 महिलाओं बच्चों पुरुषों को मार दिया गया इसी इजराइल द्वारा। प्रधानमंत्री की जबान नहीं खुलती। जब साउथ ग्लोबल के बड़े बड़े देश जैसे चीन और रूस ब्रिक्स में दूरी बनाए हुए हैं और उस वक्त में भारत का इजराइल के साथ ऐसा व्यवहार और विशेषकर भारत की चुप्पी इस स्ट्रेटजी को कहीं न कहीं मौन स्वीकृति दे रही है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान की धरती पर बमबारी
बमबारी और हत्याओं की स्पष्ट शब्दों में निंदा किया है। हम ईरान की जनता और दुनिया भर में शिया समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में निहित है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारत की कूटनीतिक पहचान संप्रभु, समानता, गैर हस्तक्षेप और शांति को बढ़ावा देने वाली रही, लेकिन अभी भारत सरकार जो कर रही है यह भारत की विदेश नीति के इतिहास से बिल्कुल अलग है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि ईरान के साथ हमारे संबंध सभ्यताओं से भी हैं, रणनीतिक भी हैं। 1994 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जब इस्लामिक सहयोग संगठन में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था जहां भारत को नुकसान हो सकता था, तो ईरान ने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया। ये पूरी कहानी हमने पिछली वीडियो में इसमें विस्तार से बताया है, नहीं सुने हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि ग्वादर बंदरगाह भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, खासकर चीन और पाकिस्तान के CPEC के संदर्भ में, यानी ईरान हमारे लिए बेहद जरूरी मुल्क है। सोनिया गांधी याद दिला रही हैं कि मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत ईरान के गहरे संबंधों की पुष्टि किया था। सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत की आजादी उत्तर विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से आकार पाती थी, निष्क्रिय तटस्थता के रूप में नहीं। यानी यदि किसी मुल्क के साथ, खासकर भारत के मित्र देश के साथ कोई गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए, गलत कार्यों की निंदा करनी चाहिए। खामोश होने से भारत की विदेश नीति को धक्का लगता है। सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा है कि इन परिस्थितियों में चुप रहना तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। वैसे आपको याद दिला दें, अपने विश्वगुरु का ना यही टॉप का इतिहास है, जब भी जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। कोविड से लेकर चीन की घुसपैठ और पाकिस्तानी हमलों तक देख लीजिए, हर संकट की घड़ी में हुजूर गायब नजर आते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। और अभी हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब में जो लिखा गया, हमने देखा कि जब चीन हमारी सीमा पर आ रहा था टैंक लेकर, तो हुजूर ने अपनी जिम्मेदारी सेना प्रमुख के कंधों पर डाल दिया। कुछ फैसला नहीं कर पाए, घंटों तक इंतजार करवाया और सेना प्रमुख से कहते हैं कि जो उचित समझो करो। तो जिम्मेदारियों से पीछे हटने का पुराना इतिहास है विश्वगुरु का, चाहे परिवार हो चाहे देश। बहरहाल सोनिया गांधी लिखती हैं कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, ऊर्जा सुरक्षा भी उसी क्षेत्र से जुड़ी है। ऐसे में भारत के प्रति विश्वसनीयता जरूरी है। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर संसद में खुली चर्चा के लिए भी डिमांड किया है और कह रही हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। अब सवाल यह है कि जवाबदेही तो वो शब्द है जिससे हुजूर मीलों दूर रहते हैं, बहुत डरते हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं कि ऐसे समय में चुप रहना नैतिक और कूटनीतिक कमजोरी दिखाता है। वर्तमान सत्ता भारत के सिद्धांत आधारित विदेश नीति से पीछे भाग रही है। अब आप दर्शक जरा सोचिए, प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को देखकर सोचिए जिसमें इन्होंने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन से बात किया हूं, UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा किया हूं, इस हमले में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया है। भारत इस कठिन समय में UAE के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया है। हम तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। अब एक बार आप रिवाइंड करिए, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, बम मार के ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दिया, उनके परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए, बेटी, दामाद, पोता और अब तो पत्नी की भी मौत की खबर आ रही है। ईरान के तमाम बड़े बड़े अधिकारी मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अमेरिका के उन ठिकानों पर हमला किया जो अमेरिका ने ईरान के आसपास के देशों में बना रखा है, जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। UAE में भी वैसे ठिकाने अमेरिका ने बना रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ईरान ने UAE पर भी हमला किया, मगर हमारे विश्वगुरु इतने पुराने मित्र ईरान से बात करने या फिर उसके साथ हुई घटना का जिक्र किए बिना सबसे पहले UAE पर ईरान के हमले की निंदा कर रहे हैं। और इस निंदा में भी 56 इंची आदमी ईरान का नाम नहीं ले पाते। सोचिए छाती की चौड़ाई कितनी है, मजबूती कितनी है। चीन घुस जाता है, चीन का नाम नहीं ले पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार सीज फायर करवाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हड़का के सीज फायर करवा लिया। ट्रंप का नाम नहीं ले पाते विश्वगुरु, और अब ईरान का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। मगर सवाल यह बनता है कि UAE की इतनी चिंता क्यों है? आखिर UAE में ऐसा क्या फंसा है, कौन सी गोटी फंसी है? तो देखिए, पिछले 12 साल का इतिहास ये बताता है कि हुजूर अगर कहीं भी किसी भी मामले में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या टेंशन में दिख रहे हैं, चिंतित हैं उसको लेकर, तो वहां पर मित्र सेठ का कोई ना कोई लेना देना जरूर होता है। और जैसे ही ये बात दिमाग में आई, बहुत कुछ सामने आने लगा। आपको याद होगा हाल ही में जब अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेठ अडानी के दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का खुलासा किया, धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो उस वक्त एक नाम बहुत चर्चा में था, विनोद अडानी, यानी गौतम अडानी के बड़के भैया। और यह भी पता चला कि विनोद शांतिलाल अडानी दुबई शहर में रहते हैं और दुबई UAE का शहर है। विनोद अडानी 1994 से ही दुबई में रहते हैं। वैसे तो ये नागरिक साइप्रस के हैं। ईरान ने साइप्रस पर भी जोरदार हमला किया है, लेकिन निवास ज्यादातर दुबई में करते हैं। कहें कि दुबई में
अभी कुछ हफ्ते पहले ही पता चला था कि विनोद अडानी ने अपने 2 अन्य खास लोगों को कुछ पैसे भेजे थे। यानी उन लोगों से विनोद अडानी का लिंक था जिन लोगों पर आरोप लगा था कि अडानी का पैसा अडानी की ही कंपनी में लगाकर शेयर खरीद रहे थे और शेयरों का भाव चढ़ा रहे थे, वही वाला फ्रॉड वाला मामला। तो कुल मिलाकर सेठ अडानी के बड़े भाई यूएई में रहते हैं और यूएई में ही यानी दुबई में ही कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के तमाम नेताओं यानी भ्रष्ट नेताओं का ब्लैक मनी भी है, सेठों का भी खूब सारा पैसा यहाँ लगा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। किसी ने रियल एस्टेट में लगाया है तो किसी ने तेल कंपनियों में। तमाम जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी जो कि बहुत बड़े भ्रष्ट हैं, उनका खूब सारा पैसा और भारत के नेताओं का खूब सारा पैसा दुबई में इन्वेस्टेड है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि पीएम केयर फंड का हिसाब इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें बेतहाशा पैसा आया, इधर उधर से लाया गया और ब्लैक मनी के रूप में दुबई जैसे शहरों में इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ये लोगों के आरोप हैं, हम ये दावा नहीं करते। मगर इतना तो तय है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनमें से ज्यादातर का पैसा दुबई जैसे शहरों में लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि आप कहीं पर ढेर सारी जमीन खरीद लें, कहीं पर ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें कि रेट बढ़ेगा, माल कमाएंगे, लेकिन वहां हमला होने लगे, धमाके होने लगे, काम रुक जाए, तो रेट बढ़ने की बजाय यानी जो जमीन खरीदे हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, वहां मुनाफा मिलने की बजाय नुकसान होने लगेगा। जानकारों के बीच चर्चा है कि बड़े बड़े नेताओं के लाखों करोड़ रुपए यहां लगाए गए और दुबई दुनिया भर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा बन चुका था, लेकिन अब वो खतरे में है। अब सोचिए जिस देश में मिसाइल गिर रही होगी वहां भला कौन घूमने फिरने जाएगा, कौन इन्वेस्ट करने जाएगा? और जब इन्वेस्ट करने कोई जाएगा नहीं तो जिनका पैसा लगा है वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि पैसा खाली नेताओं का ही है, बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक सबका यूएई में इंटरेस्ट है, खूब सारा है, मगर नेताओं की तुलना में इनका पैसा कुछ वो नहीं है। सत्ताधारी लोगों का बम्पर माल पानी इस देश में फंसा हुआ है, चाहे चुनावी चंदे का हो चाहे केयर फंड का, तरह तरह के आरोप लगते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूएई की चिंता इसीलिए हो रही है क्योंकि बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं का बड़ा बड़ा पैसा यहां अटका हुआ है? और आपको बता दें कि हाल ही में बड़े सेठ ने एक नई कंपनी की स्थापना यूएई में किया, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित। साल 2024 में भी अडानी पावर ने अबू धाबी में कंपनी का गठन किया था और भी तरह तरह का इन्वेस्टमेंट है। अबू धाबी के सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में अडानी ग्रुप ने अरबों डॉलर निवेश किया है। ऐसी तमाम खबरें भी हैं। यानी न सिर्फ ओपन इन्वेस्टमेंट परम मित्र सेठ का यूएई में अटका हुआ है, बल्कि जो गुप्त वाला है तो सबसे खतरनाक है, खासकर नेताओं का, क्योंकि उनकी बर्बादी तो ऐसी चोट देगी कि न कह सकते हैं न सह सकते हैं। अगर कहेंगे कि बर्बाद हो गए, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 रुपए पे आ गया, तो लोग पूछेंगे कि ए नेताजी ये 100 रुपया कहां से आया था? और यदि ऐसा होता है तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि सहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल यही है कि हुजूर ग्लोबल साउथ के लीडर ऐसे बनेंगे? ईरान का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के महत्वपूर्ण हिस्से में एक राष्ट्र का प्रमुख मार दिया जाता है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते। सैकड़ों की संख्या में ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला करके उन्हें मार दिया गया, हुजूर ने एक शब्द नहीं बोला। कैसे बेशुक्र है भाई? क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि यूएई को लेकर इतनी चिंता क्यों है? क्या चिंता का कारण वही है जो हमने अभी सवाल पूछा है कि काले धन कोयला बराबर न हो जाए? उधर अमेरिका के कई सांसदों का कहना है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, इजराइल को खतरा था, और इजराइल के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के सामने फंसे हुए हैं। ट्रंप की कमजोर नसें नेतन्याहू ने दबा रखी हैं। तमाम तरीके की फाइलें यानी जासूसी रिकॉर्ड नेतन्याहू के पास है, ट्रंप के कर्मकांड है और ट्रंप के खिलाफ इसमें एपस्टीन की चर्चा भी हो रही है। और तो और इजरायली खुफिया अधिकारी कथित रूप से एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नेतन्याहू एपस्टीन फाइल के जरिए ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिकी सरकार इजराइल के जाल में फंसी हुई है। एपस्टीन ट्रंप को ट्रैप करने का हथियार था, वो भी इजराइल का। इनका दावा है कि अगर अमेरिका और नेतन्याहू के बीच कोई डील हुई भी तो नेतन्याहू एपस्टीन के खुलासों के जरिए इस डील को रद्द करवा देगा। इसमें ट्रंप और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत कुछ है। वैसे आप याद करिए, इजराइल को लेकर मैं पिछले 4-5 साल से कई बार याद दिला चुका हूं कि अगर इजराइल से विश्वगुरु पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदे और लेकर आए, विपक्ष के खिलाफ उसका दुरुपयोग किया, तो यदि इजराइल ने इनको पेगासस दे दिया तो क्या भरोसा है कि इनके खिलाफ पेगासस का प्रयोग नहीं किया होगा? इसलिए कहा जाता है कि चोर से दोस्ती करोगे तो कभी न कभी वो तुम्हारे घर में ही चोरी कर लेगा। सवाल है कि क्या यही कारण है? क्या हुजूर किसी फाइल के दबाव में है? वरना जब महीनों से ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा था और हमले के 2 दिन पहले हुजूर को वहां बुलाता है, सम्मान देने का खेल किया जाता है, मगर पीछे से क्या हुआ? क्या वहां भी कोई ब्लैकमेलिंग हुई? कह दिया गया कि ईरान का नाम मत लीजिएगा। आखिर क्या हुआ? क्या करने गए थे? क्या करके आए? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। बाकी जो सवाल उठ रहे हैं वो हमने आपको बता दिए। आगे भी इस मामले पर लगातार बात होती रहेगी। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।